आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस होस्ट सेल इंटरैक्शंस। ठीक है, कि जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो वो क्या क्या इफेक्ट्स कॉज करता है आपकी बॉडी में, और दूसरा आपकी बॉडी के कौन कौन से इम्यून सेल्स को वो एक्टिवेट करता है। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले viruses can cause a lot of infections and a wide variety of potentially victorious changes in the many different kinds of cells that occur in the animal host. अब जब भी वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो वो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हैं वो चेंजेस आपकी बॉडी में कॉज करता है। ऑब्वियसली उसका पर्पज़ ही ये है कि वो आपकी बॉडी को जाके हाईजैक करे, आपके सारे सेल्स को जो है वो हाईजैक कर ले, आपकी सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दे। तो ऑब्वियसली जब वो जाके हमारी सारी मशीनरी यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अपने सेल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, या हमारे अपने सेल्स पे कोई ना कोई तो उसका इफेक्ट आता है ना। ठीक है, किसको आवाज़ नहीं आ रही? क्यों मैसेजेस कर रहे हो ग्रुप पे? क्या कर रहे हो? मैम ये इनका अपना नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आ रही है ना, इधर के लोगों को तो आ रही है, बस ठीक है, बाकी सबको आ रही है। बस सही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहले जब एक वायरस आपकी बॉडी में ऑब्वियसली जाता है तो वो आपका सेल्यूलर फंक्शन की डिस्ट्रप्शन करेगा। आपके सेल्स जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं, कोई सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई सेल कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, कोई सेल कोई काम कर रहा है, सबसे पहले उन्होंने जाके वो पूरे सेल की मशीनरी लेके आपका सारा सिस्टम ख़राब कर देना है। उसके बाद जब हमने पढ़ा था, हम प्रीवियस सारे लेक्चर्स में यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो वायरसेस हैं वो जब आपकी मशीनरी हाईजैक कर लेते हैं, ऑब्वियसली आपकी अपनी प्रोटीन्स और आपका अपना डीएनए बनना बंद हो जाता है। और जब उन वो पूरे वायरसेस आपके सेल में से व्हेन दे बर्स्ट आउट ऑफ द सेल, ऑब्वियसली दे कॉज सेल डेथ। ठीक है, वो इतने ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स आपके सेल्स में से जो है वो बर्स्ट होके बाहर निकल रहे होते हैं कि वो सेल डेथ कॉज कर देते हैं। थर्ड, हम ऑलरेडी ये पहले पढ़ चुके हैं ऑन्कोजेनेसिस वाले कोई टॉपिक में कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब कि वो इस तरह उनमें कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाती है या वो इस तरह चेंज हो जाते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, कैंसर सेल्स बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहा जाता है। और लास्टली वायरसेस आपकी बॉडी में जाके एक इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करते हैं। जाहिर है वो आपकी बॉडी में जाएंगे तो डिफरेंट इम्यून सेल्स को ट्रिगर करेंगे। तो ये कुछ बेसिक, यानी ये एक इंट्रोडक्शन सी है कि वायरसेस जो हैं वो आपकी बॉडी में जाके क्या क्या चीज़ें कॉज करते हैं। अच्छा जी, आगे चलो। हाँ जी, अब ये कुछ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में होती हैं ड्यू टू वायरसेस। सबसे पहले जो टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो है वो सेल्स वायरसेस कॉज कर सकते हैं, उनका नाम होता है साइटोसिडल चेंजेस। ठीक है, क्या आवाज़ नहीं आ रही? यहाँ लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना जो मैं बोल रही हूँ? जी मैम आ रही है आपकी आवाज। आ रही है मैम बस प्लीज ठीक है, पॉइंट किया है, फिर आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। बस ठीक है, मैं नहीं सुन रही किसी की बात। अच्छा, हाँ जी, तो साइटोसिडल चेंजेस जो वो होते हैं दैट ब्रिंग अबाउट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द सेल, जो साइटोपैथिक इफेक्ट्स आपके सेल्स में कॉज कर देते हैं, इनहिबिशन करते हैं प्रोटीन आरएनए डीएनए सिंथेसिस की, सेल डेथ कॉज करते हैं। इसमें जो है वो इन्फेक्शियस विरियॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो साइटोसिडल इन्फेक्शन बेसिकली वो वाली हुई जो नॉर्मली जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो जो वो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको साइटोसिडल इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि एंटेरोवायरसेस, रियोवायरसेस, अल्फा हर्पीज वायरसेस, वो जाके आपकी बॉडी में चेंजेस भी कॉज करते हैं, आपकी अपनी प्रोटीन आरएनए डीएनए सिंथेसिस को भी स्टॉप कर देते हैं, सेल डेथ भी कॉज करते हैं, और अपने भी इन्फेक्शियस वेरियंट्स वो बना रहे होते हैं। दूसरे कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जैसे ये रेबीज वायरस, रेट्रोवायरसेस, पेस्टिवायरसेस होते हैं। ये एक परसिस्टेंट और प्रोडक्टिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं। साइटोपैथिक इफेक्ट्स इनके इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी नहीं होती। आपके आरएनए और इन तरह की प्रोसीजर्स को ये इतना तंग नहीं करेंगे,
लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेल्स में जाके जो है वो दे विल कॉज द लॉस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करो, एक मिनट। अच्छा सॉरी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी मैम Yes, आ ma'am. रही है। ठीक है, अच्छा जी। फिर हम बात कर रहे थे परसिस्टेंट प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस की। ये एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन होती है। हमने रिट्रोवायरसेस में क्या पढ़ा था कि वो किस तरह की इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्योंकि ये तो हमने लेसन्स पढ़े हुए हैं। कौन बताएगा? इसको हम परसिस्टेंट प्रोडक्टिव इन्फेक्शन क्यों कह रहे हैं? मैडम इनमें मुसलसल प्रोडक्शन भी होती रहती है और सेल सेल जो है अपना जुजवी तौर होस्ट सेल जो है अपना जुजवी तौर पे काम भी करता रहता है। बिल्कुल, एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। अब रिट्रोवायरस हो गया, जैसे HIV हो गया किसी को, लेट्स अज्यूम, वो एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन कॉज होती रहेगी, वो चलता ही रहेगा उसका सिस्टम। अब हो गया है वो, Continue. एग्जैक्टली वो सालों बस सालों वो चलती रहेगी। और प्रोडक्टिव इन्फेक्शन है, वो अपने विरियॉन्स भी प्रोड्यूस करता रहेगा। कुछ सेल्स में जो है, स्पेसिफिक सेल्स में जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा, जैसे कि हमें रिट्रोवायरसेस में पता है कौन से सेल्स इफेक्ट होते हैं। T cells. एग्जैक्टली आपके टी सेल्स इफेक्ट होते हैं। तो उन टी सेल्स का लॉस होता रहेगा और वो परसिस्टेंटली इन्फेक्शन चलती रहेगी। उसके अलावा एक होती है परसिस्टेंट नॉन प्रोडक्टिव इन्फेक्शन। इसमें जो क्या होता है कि कुछ पोलियोमा वायरसेस हैं, कुछ डीनो वायरसेस हैं, उसमें कोई इस तरह के इफेक्ट्स होते ही नहीं है सेल पे। वो एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो रही है, लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव है। वेरियंस भी इतने कोई खास प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बस एक नील सी, यानी आपकी बॉडी में वो वायरस आ गया पर ऐसा कोई इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा। बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं कॉज करेंगे। ठीक है, और जो आखिरी चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा पिछला वाला लेसन था ऑन्कोजेनिक वायरसेस वाला, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो है वो आपकी सेल्स की मॉर्फोलॉजी इस तरह से वो चेंज कर देते हैं कि आपके सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं। हमने पसाजिन का पढ़ा था कि जो कैंसर सेल से सेल लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं? कैंसर सेल से जो सेल लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं? कोई तैयारी नहीं कर रहा ना? हाँ जी, बताएगा, कौन बताएगा? Hello, Salai. एग्जैक्टली, हेला सेल लाइन। ठीक है, हेला सेल लाइन उसकी एग्जांपल है, वो सही है बिल्कुल। लेकिन उसको बेसिकली कहते क्या है जो सेल लाइन कैंसर सेल से बनती है? किसी को नहीं याद?
किसी को भी नहीं याद यार? बताओ सेल लाइन को क्या कहते हैं? किधर है ये? अली अकबर कहाँ है? अली अकबर की तो आज आवाज ही नहीं आ रही, जरा मैं पूछूं किधर है? मैम न्यूरोब्लास्टोमा भी है इसकी। नाम लेके पूछती हूँ। अच्छा, अली अकबर साहब तो क्लास में ही नहीं शायद। वेरी मैम गुड। कौन मैम बताएगा? हाँ जी। न्यूरोब्लास्टोमा भी कैंसर की सेल लाइन है। अ, हो सकती है, मैम डिपेंड प्लीज करता है। क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रही हूँ सेल लाइंस, हमने डिफरेंट सेल लाइंस पढ़ी थी ना, तो जो कैंसर सेल से सेल लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं? मैडम वो इमॉर्टल कहते हैं इसको। उसको यस। जी जी, उसको या इमॉर्टल कहते हैं, या इनफाइनाइट कहते हैं, या कंटिन्यूअस सेल लाइन कहते हैं, जो खत्म नहीं होती। याद आया है कुछ? कोई मेमोरी रिकॉल हुई है सबकी? कंटिन्यूअस सेल लाइन, इमॉर्टल सेल लाइन, इनफाइनाइट सेल लाइन। इनफाइनाइट के यानी वो चलती चली जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, आपके सेल्स इस तरह इफेक्ट होते हैं कि वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं और वो ट्यूमर्स कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं जो कि वायरसेस जाके हमारी बॉडी में कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डैमेज अगर हम पढ़ें तो ये कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डैमेज हैं जो कि नॉर्मली वायरसेस जाके हमारी बॉडी में कॉज करते ही करते हैं। इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, अभी हम सारे आगे डिस्कस करेंगे। इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, इनहिबिशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ होस्ट सेल एमआरएनएस, इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल प्रोटीन सिंथेसिस और इनवाइटिंग इम्यून सेल्स। ये बेसिकली ये चार पांच चीज़ें जो कि एक वायरस जाके हमारी बॉडी में कॉज करता है। अगर हम सबसे पहले देखें तो इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है। ये बड़ा कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन में। जाहिर सी बात है कि जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है, जैसे कि पॉक्स वायरसेस हैं, उनके पास एक डीएनएज होता है, वो आपका सेलुलर डीएनए डिग्रेड करता रहता है और अपना बनाता रहता है। ठीक है, अब वो ये क्यों कर रहा है? एक वायरस को उसका क्या फ़ायदा है? क्या चीज मैम? इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। होस्ट सेल का न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस वो क्यों रोक रहा है? मैम उसे अपना मैम यूटिलाइज इसलिए में मैम लेके वो आना। इसलिए इनहिबिट करता है ना, क्योंकि जिस 5C प्राइम कैप के ऊपर होस्ट का डीएनए अटैच होता है, तो उसको वो 5C प्राइम कैप चाहिए होती है अपना क्या कहते हैं कि जीनोम अटैच अपना करने के जीनोम लिए बनाने जब के लिए। हाँ जी। बिल्कुल। सीन ये है कि अब वायरस ने चूंकि हमारी सारी मशीनरी यूज़ करनी है, अपनी तो वो लेके नहीं आया। वो जब तक हमारा डीएनए सिंथेसिस नहीं रोकेगा तब तक उसका अपना नहीं बनना। ठीक है, तो वो आपके डीएनए सिंथेसिस को या आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को जो है वो इनहिबिट करता है, ताकि वो अपना डीएनए या अपना आरएनए जो है सीक्वेंस आपकी मशीनरी यूज़ करके बना सके। तो पॉक्स वायरसेस वो ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि अपना एक डीएनएज भी साथ लाते हैं। डीएनएज का कैसा एंजाइम होता है? क्या करता है डीएनएज? मैम लाइसिस करता है होस्ट डीएनए की। यानी जरूरी नहीं हो जाए कि डीएनए वैसे जनरली जो है वो डीएनए की लाइसिस करता है, तो वो जो है आपका सेलुलर डीएनए जो है उसको डिग्रेड कर देता है और अपना डीएनए उसके थ्रू बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये पॉक्स वायरस की तस्वीर है साइड में। अच्छा, आगे जाके उसके बाद इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आपका सेल जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स अपनी बना रहा होता है, इसमें पॉक्स वायरसेस, रैप्डो वायरसेस, रियो वायरसेस, पैरामीजो वायरसेस, पिको आरएनए वायरसेस जो हैं वो आपके होस्ट सेल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देते हैं। अब यही वही वाली बात जो अभी कोई बोल रहा था कि ये इससे जो है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अगर तो उनका अपना भी बन रहा होगा, ह्यूमंस का भी बन रहा है, वो भी बनाना चाह रहे हैं, तो इतने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो नहीं है ना कि हमारा भी बनता रहे और उसका भी बनता रहे। चूंकि उसने हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज करने हैं, तो वो अपनी जीन्स बनाने के लिए, अपनी जीन्स को रेगुलेट करने के लिए जो है हमारे सेल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को
रोक देते हैं कि इसको इनहिबिट करो ताकि हमारे बन सकें। ठीक है, जैसे herpes viruses जो हैं, they encode proteins that bind directly to specific viral DNA sequences, thereby regulating the transcription of viral genes. ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है जो वायरसेस आपकी बॉडी में जाके कॉज करते हैं। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ होस्ट mRNAs। ठीक है, आपने किसी ना किसी कोर्स में पढ़ा ही होगा स्प्लाइसिंग क्या होती है। स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग नहीं पढ़ी कभी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स नहीं पढ़ा? नो मैम। मैम इंट्रोन्स जो होते हैं रिमूव करके एक्सॉन्स ज्वाइन होते हैं। एग्जैक्टली, आपके जो इंट्रॉन्स रिमूव करने वाला प्रोसेस होता है जो स्प्लाइसिंग है। हमने पढ़ा है कि इंट्रॉन्स जो है वो यूज़ नहीं होते, हालांकि इंट्रॉन्स का भी ऑब्वियसली यूज़ होता ही है, लेकिन वो इंट्रॉन्स जो हैं आपके mRNA में से रिमूव होते हैं, उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब वो कट करके आपके mRNA में से वो सीक्वेंसेस निकाल देता है जो ज़रूरी नहीं होते, और सिर्फ उसको जंक कहते हैं ना, जंक वाला सारा पोर्शन निकाल देता है और वो छोड़ देता है जो कि ज़रूरी होता है। अब जो वायरसेस हैं जैसे कि वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा और herpes, ये लोग जाके इंटरफेयर करते हैं स्प्लाइसिंग के साथ। ऑब्वियसली जब स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? सोए पे हो सारे आज? दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। जब स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा होस्ट को? मैम जाहिर सी बात है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है, जब स्प्लाइसिंग ही नहीं होगी इसका मतलब है कि प्रॉपर mRNA क्या है ये, तो 40 मिनट लिमिट पता नहीं क्यों लग गई है मेरी जूम मीटिंग पे। अच्छा, मैम ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे जो एक साथ मिले होते हैं रीजन के साथ। सॉरी क्या? रिमूव नहीं होंगे, जब ये प्रोसेस हो रहा है तो नहीं रिमूव होंगे मैम। स्प्लाइसिंग में तो रिमूव हो जाते थे ना, स्प्लाइसिंग दोबारा होती थी नॉर्मल हमारी बॉडी में, उसमें जो है वो जो इंट्रॉन्स वगैरह होते थे जी वो जी रिमूव मैम। हो जाते थे। ठीक है, ताकि आपके सिर्फ वो mRNA रहे जो यूजफुल है। लेकिन जब वायरसेस आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो इस प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करते हैं, वो स्प्लाइसिंग नहीं होने देते, यानी वो सारा जंक जो होता है वो रहने देते हैं आपके mRNA में। यस मैम, फिर हाँ प्रोसेस एग्जैक्टली, स्टॉप हो जाता है। एग्जैक्टली, जब आपके mRNA प्रोसेस ही नहीं होंगे आगे तो आपकी प्रोटीन्स कैसे बनेंगी? यस तो मैम। स्प्लाइसोसोम्स बन जाते हैं। स्प्लाइसोसोम्स वो जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें स्प्लाइसिंग होती है, लेकिन आगे जो उसके सारे स्टेप्स होते हैं स्प्लाइसिंग के वो इनहिबिट कर देता है वायरस। ठीक है, यस मैम। फॉर एग्जांपल herpes वायरसेस भी क्या करते हैं, आपकी जो है वो mRNA की स्प्लाइसिंग ख़त्म हो जाती है, आपके प्राइमरी mRNA ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी बॉडी में क्यूमुलेट हो जाते हैं, लेकिन वो आगे प्रोसेस ही नहीं होते और उनसे आगे आपकी अपनी प्रोटीन्स ही नहीं बनती। ठीक है, यानी ये डिफरेंट जगह जाके वायरसेस जाके आपके बॉडी के प्रोसेसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, पीको आरएनए वायरसेस, टोगा वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, रैब्डो, पॉक्स, herpes वगैरह ये क्या करते हैं कि ये आपके सेल्यूलर mRNAs को डिग्रेड भी कर सकते हैं, आपके mRNA को डिग्रेड ही कर देंगे कि चलो काम ही खत्म करो इनका। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे वायरस के पास फैक्टर्स होते हैं जो राइबोसोम से बाइंड कर जाते हैं और mRNA की ट्रांसलेशन ही नहीं होने देते। ठीक है, mRNA बन गया लेकिन उसे ट्रांसलेट नहीं होने देंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। फिर कुछ जो हैं आपके जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है उसको इस तरह चेंज कर देते हैं कि आपके वायरल mRNA ट्रांसलेट होना शुरू हो जाए, आपके अपने ना हो। और कुछ वायरल प्रोटीन्स ये करती हैं वो जो प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जाते हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं। यानी ये सब डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू वायरसेस जो है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहा है। या वो आपके mRNA को डिग्रेड कर देगा ताकि प्रोटीन्स ना बने, या वो आपके राइबोसोम से जाके बाइंड हो जाएगा ताकि आपके mRNA से बाइंड ना हो सके, या वो आपके मशीनरी यूज़ करके अपने प्रोटीन्स ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा ताकि आपकी ना हो सके, या फिर वो आपकी प्रोटीन्स बनी बनाई प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाने ही नहीं देगा।
कि वो आगे और मैम प्रोसेस ये हो सके। जेनेटिक मटेरियल को भी तो पास नहीं होने देगा जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में होता है, डीएनए टू आरएनए। हाँ एग्जैक्टली, वो हमने अभी पीछे पढ़ा है ना, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अब आपका न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बनने देगा। तो ये बहुत सारे वायरसेस में डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। अब ये नहीं है कि हर वायरस में ये मैकेनिज्म है कि सारे वायरसेस ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं, हर वायरस कुछ डिफरेंट कर रहा है। कोई जो है वो स्प्लाइसिंग रोक रहा है, कोई जो है वो आपका आरएनए डिग्रेड कर रहा है, कोई जो है आपका डीएनए डिग्रेड कर रहा है, कोई आपको जो है वो प्रोटीन नहीं बनने दे रहा। यानी डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट तरीके हैं ये काम करने के। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं। इसमें भी ज़्यादा नाम हर्पीस बेचारे का आता है। आपके पैरामीजो वायरसेस, निमोनिया वायरसेस, आपके हर्पीस वायरसेस जो हैं वो एक सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन और सिंक्सिशियम एक चीज़ होती है, उसकी फॉर्मेशन कॉज कर देते हैं। किसी को पता है सिंक्सिशियम क्या होता है? कभी पढ़ा है नहीं मैम। सिंक्सिशियम? मैम आपसे ही सुन रहे हैं। हम मुझसे ही सुन रहे हैं। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, ठीक है, आपके जो इन्फेक्ट हो गए हैं सेल्स, उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो फ्यूज़ होना शुरू कर देते हैं अनइन्फेक्टेड सेल्स के साथ, और वो एक बड़ा सा ना मैस सा बना देते हैं, एक ब्लॉब सा, एक साथ जुड़ के। जैसे मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी कोई भी चीज़ हो और आप यानी डिफरेंट चीज़ों को साथ जोड़ दें तो वो एक बड़ा सा एक मैस सा बन जाएगा ना, जैसे हमने ट्यूमर सेल्स में भी पढ़ा था। तो सिंसिशियम ये होता है कि बहुत सारे वायरसेस जो हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि ये आपके कुछ इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, आपके कुछ अनइन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं एक साथ, और इस तरह का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे सिंसिशियम कहा जाता है। ठीक है, यस मैम। ये भी, ये जो वायरसेस जिनके नाम लिखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, यस मैम। अच्छा जी, एक मिनट, ये बंद होने लगी है मीटिंग 3-4 मिनट में, फिर नया भेजना पड़ेगा। मैम ये जो प्रोसेस है इसका वायरस को क्या फायदा होता है और होस्ट को क्या नुकसान होता है? एक मिनट, ये मीटिंग बंद होने लगी है, मैं उसकी कोशिश कर